Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे कि CLAT PG 2025 की प्रिपरेशन आप स्क्रैच से कैसे कर सकते हैं. सिंस CLAT PG 2024 का एग्जाम 3 दिसंबर 2023 को हो चुका है, ऑलरेडी इसका रिजल्ट आ चुका है. अभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑलरेडी स्टूडेंट्स भर चुके होंगे जो भी इंटरेस्टेड हैं काउंसलिंग में, and they must be waiting for their first merit list. तो इसी के चलते ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो CLAT PG 24 भी दिया है उन्होंने और 25 भी वो देंगे, क्योंकि अभी वो अपने 4th ईयर में रहे होंगे या 2nd ईयर में रहे होंगे. एंड ऑन द सेम पार्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने सिर्फ 24 दिया होगा, ये उनका लास्ट चांस रहा होगा. तो वो स्टूडेंट्स जिनके लिए CLAT PG 25 इज इम्पॉर्टेंट, जो 25 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आज एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कंसिडरिंग इस बार का पेपर, कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, कैसा ट्रेंड रहा है CLAT PG के पेपर का इतने टाइम से, मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी. जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं CLAT PG 25 की प्रिपरेशन करने में, मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, हमारा अचीवर्स बैच CLAT PG 2025 के लिए एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है. मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रही हूँ फिलहाल के लिए, इसी से स्टार्ट मैंने किया है. और भी सब्जेक्ट्स के साथ मैं आगे चल के डील करूंगी. 350 प्लस लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलती हैं. इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस बैच, देन डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10. जी हाँ, अगर आप बैच लेना चाहते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो MSING10 ये है मेरा कोड. अगर आपने कभी भी मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो मेक श्योर आप इस कोड को यूज करना ना भूलें. CLAT PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है. डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एजुकेटर्स अपने पार्ट पर करवाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है एंड इन क्लास PDF भी प्रोवाइड करा जाता है. डेली केस एनालिसिस होता है, केस लॉस का डिस्कशन है और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं. मंजरी सिंह, ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल. अगर आप कभी भी फ्री क्लासेस नहीं मेरी विजिट किए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर एक बार फ्री क्लासेस का सेक्शन जरूर देखें. यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड दे आर नॉट जस्ट द रिकॉर्डेड वीडियोस. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता रही हूँ, ऑल्सो दे आर द वीडियोस जो कि मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस में लेती हूँ. जी हाँ, इस टाइम पर तो मेरी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं एंड यहाँ पर अभी इस टाइम पर मैं TPA पढ़ा रही हूँ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो TPA पढ़ने में तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो. फॉलो बटन दबाना मत भूलना. एंड मैं टेलीग्राम चैनल का भी QR कोड यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी. फिलहाल के लिए मैं ये क्लासेस रोज 7 बजे से 8 बजे शाम को लेती हूँ, एक्सेप्ट संडे. तो मेक श्योर कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं TPA की क्लास करने में तो आप इसको ज्वाइन कर लें. यहाँ पर आपको PYQs डिस्कशन भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट भी मिलेंगे, जो इसमें मैंने जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया है, मैंने कई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कराया है एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जजमेंट्स पढ़ाए हैं, जजमेंट डिस्कस करे हैं. और यहाँ पर आपको टॉर्ट्स के लेक्चर्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं सारे लेक्चर्स. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है. ये लाइव टेलीग्राम चैनल का QR कोड अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करिए, इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी. अब आते हैं आज के वीडियो पे. तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि भाई अगर आप प्रिपरेशन अपना करने को सोच रहे हो, CLAT PG 2025 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप PYP से, जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर से फेमिलियर हो जाइए. प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना इज द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके ये पता चलता है कि भाई पैटर्न क्या है. अब सीधी सी बात है, इस बार के स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया वो कहेंगे कि भाई पैटर्न का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पैटर्न तो इनका बदलता रहता है, ये तो कुछ भी करते रहते हैं. ठीक है, हम इस बात को समझते हैं, बट स्टिल कुछ हद तक तो आपको सहायता मिलती है. जैसे कि अगर इस बार कोई चीज कॉमन रही है तो वो ये था कि सब्जेक्ट्स वही पूछे गए जो हमेशा पूछे जाते हैं. सिर्फ एक SRA को अगर हम छोड़ दें, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अगर हम किनारे कर दें,
तो उन्होंने सब्जेक्ट सारे वही पूछे जो उन्होंने कहा था, वो पूछते हैं। सेकेंड पार्ट अगर मैं कहूँ तो उन्होंने पैसेज बेस्ड तो रखा कम से कम, जैसा वो कहते हैं। तीसरा उन्होंने क्या रखा, तो उन्होंने जजमेंट पूछे। वो अलग बात है कि रीसेंट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट छोड़ के बीच का कहीं जजमेंट पूछ रहे थे, बट ये तीन चीज तो हमको देखने को मिलती है कि इन्होंने फॉलो करी। वही चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि पहली बात तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज जो समझ में आएगी वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है पेपर का, कौन से तरह के केस लॉज पूछे जाते हैं, क्या रिसेंट होते हैं, क्या लैंडमार्क होते हैं या लीडिंग केस लॉज होते हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। चौथा, आपको पेपर की लैंग्वेज समझ में आएगी, टफ होती है कि इजी होती है, क्या रीडिंग लिमिट होनी चाहिए। पांचवा, आपको समझ में आएगा कि पैसेज का साइज क्या होता है, पैसेज छोटा होता है, पैसेज बड़ा पूछते हैं, टफ पूछते हैं। हर एक रेफरेंस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीधे किसी भी पेपर की तैयारी करने सीधे नहीं बैठ जाया जाता है, पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर समझना पड़ता है, क्या ये मैं कर सकता हूँ कि या मैं नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके की चीजें आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि PYQ जरूर देख लें। अब बात आती है मैम कितने साल के देख लें, तो भाई PYQs आप शुरू से देखिए। PYQs आपके पास जितने अवेलेबल हैं, जो भी NLU कंसोर्शियम आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि इस बार इन्होंने प्रोवाइड करा था, लगभग 2017 से दिया था, तो यहाँ से तो आप भी कोशिश करिए कि देख लीजिए। आप 25 का दे रहे हैं तो 2018 से तो रहेंगे ही रहेंगे, और 2020 से लेकर 2023 का ट्रेंड ये तो जरूर फॉलो करिएगा। इसको तो स्किप आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट पैटर्न में प्रेजेंट कौन सा पैटर्न चल रहा है जिस पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पेपर का ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, पेपर कैसे आ रहे हैं। अभी मैंने जो बात करी उसी में थोड़ा सा एड ऑन करके ये वाला पॉइंट मैं बताना चाहूंगी। आपको ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड इन द सेंस कि जो मैंने कहा कि आप पेपर इसलिए देखोगे कि टफ है कि इजी है, तो आपको ये देखना है हर साल पेपर टफ होता जा रहा है या पेपर इजी होता जा रहा है। आपको ये देखना है नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ाते घटाते ये लोग रहते हैं, तो क्या बढ़ा ही रहे हैं या घटा भी रहे हैं बीच में। आपको ये देखना है कि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितना वेरिएट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल आता है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर बार चेंज हो जाते हैं। दिस इज द पेपर ट्रेंड एनालिसिस जो आपको करना पड़ेगा अपने पार्ट पर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन हर साल पूछा जाता है, क्रिमिनल लॉ में IPC और CRPC हमेशा से पूछा जा रहा है, लेकिन इन्हीं का जो मिलता हुआ भाई है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था और इस बार भी एविडेंस एक्ट से आपका एक पैसेज पूरा पूछा गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो IPR हर साल पूछा जाता था, लेकिन इस बार IPR नहीं पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से लगभग एक ही एक पैसेज हर बार आता है, इस बार भी आया है। फिर मैं बात करूं अगर और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो हर बार एक या दो पैसेज देखने को मिलते हैं, इस बार भी वही देखने को हमें मिला है। तो ये पेपर ट्रेंड एनालिसिस आपको समझना है। कंसिडरिंग नंबर ऑफ पैसेजेस, तो जब शुरुआत में शुरू हुआ था तो हमें 12 पैसेज देखने को मिल रहा था, बीच में हमें 20 पैसेज देखने को मिला, और इस बार तो भाई हद हो गई, हमें 24 पैसेज देखने को मिले। बच्चों को पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, पेपर मतलब चीख चीख के ये कह रहा था कि तुम मुझे पूरा सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हुआ भी है। जिन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी किया है तो सीधी सी बात है, उनकी या तो रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, और बाई चांस उनके फेवर में थी सारी चीजें, केस लॉज वगैरह। जिन्होंने आराम आराम से पढ़ा है उनका पेपर छूट गया है। कुछ लोगों ने ये किया कि जिनको जो सब्जेक्ट नहीं आता था उन्होंने उसको छोड़ दिया, जो आता था उन्होंने पहले उसको किया। मैंने भी यही कहा था सारे स्टूडेंट से कि आपको जो पोर्शन आता होगा पहले आप उसको कंप्लीट करिएगा, फिर आप बाकी पोर्शन पे जाइएगा जो आपको नहीं आता है। इससे आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे कितने मार्क्स सही हैं, कितने मार्क्स सेफ, मतलब सेफ स्कोर मेरा कैसे बन पाएगा। तो इस तरीके के ट्रेंड को समझने के लिए आपको पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा लेके इतना सारा पेपर, वो जरूर करिएगा। यू मस्ट नो द सिलेबस। अब दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेपर देखोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, पेपर को सिलेबस को समझना, क्योंकि जब आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, IPC है, CRPC है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, कंपनी लॉ है, और उसके अलावा एविडेंस पूछ रहे हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी लॉ के क्वेश्चन इस बार 2 पैसेज पूछ लिए थे।
आपको इतना समझ में आएगा। ये तो बेसिक हैं जो पूछे ही जा रहे हैं हर साल। फिर सिलेबस आपको एनएलयू कंसोर्शियम देता ही है, जिसमें उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है क्या क्या पूछते हैं। अलग अलग जो चीज़ें उन्होंने आज तक पूछी हैं वो ये है कि इस बार एसआरए पूछ लिया, मेंशन नहीं था। पिछली बार उन्होंने लैंड लॉ पिछली बार से पिछली बार रिलेटेड दे रखा था, वो पूछ लिया, मेंशन नहीं था। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के साथ साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेपर का वेटेज भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सवाल आ रहे हैं। जैसे इस बार आपका कम क्वेश्चंस थे, तो भी आपको यहाँ पर 3 पैसेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब 2 पैसेज कॉन्स्टिट्यूशन के और एक आपको एडमिन का देखने को मिला। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैं हालांकि एक में मेजर करती हूँ, तो इस वजह से मैं उसमें बोल रही हूँ टोटल 3। आईपीसी का आपको देखने को मिले 2 पैसेजेस, फिर सीआरपीसी आपका रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, एविडेंस का एक पैसेज आया। तो वेटेज इंपॉर्टेंट है। वेटेज आप प्रीवियस ईयर पेपर जब पढ़ोगे तो आप देखोगे हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक एवरेज समझ में आएगा कि मेरे को कितना ज्यादा तैयार करना है, ये सब्जेक्ट कितना डीप में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कितना हल्के में समझना है। इसलिए आपको सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस सिर्फ ये नहीं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप हर एक पेपर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो। आपको एक प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी, कौन सा आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा आपको कम पढ़ना है, इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स। जी हाँ, हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स बहुत डिफर करता है। किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है तो ऑन द अदर हैंड किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बुरा होता है। किसी को क्रिमिनल में इंटरेस्ट होता है तो किसी को क्रिमिनल में इंटरेस्ट नहीं होता है। ये तो हो गई इंटरेस्ट की बात। क्या इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई मार्क्स सिक्योर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार होता है जिस पेपर में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है वो पढ़ते नहीं है एंड बिकॉज ऑफ विच उनके मार्क्स नहीं आते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सब्जेक्ट में उनको डर लग रहा होता है वो पढ़ते रहते हैं और इसी वजह से उनको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक्चुअल में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है और वीक सब्जेक्ट क्या है। क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, क्या कंपनी लॉ है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, क्या वीक मेरा इंटरनेशनल है, जूरिस्प्रूडेंस है, लेबर लॉज है, प्रॉपर्टी लॉज है। इस तरीके से आप कैटेगराइज करोगे। आपको बनाना है एक टेबल, आपको एक तरफ रखना है अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को, आपको एक तरफ रखना है अपने वीक सब्जेक्ट्स को, और आपको दोनों में मेंशन कर देना है। माइनर और मेजर अलग चीज है। मेजर और माइनर सबके लिए एक ही है। सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेजर ही रहेगा, सबके लिए आईपीसी सीआरपीसी मेजर ही रहेगा। ये नहीं है कि एक कैंडिडेट के लिए सीआरपीसी माइनर हो जाएगा, दूसरे के लिए मेजर। सबके लिए आपका मिसलेनियस में फैमिली लॉ आ जाएगा, ठीक है, मिसलेनियस में आपका प्रॉपर्टी लॉज आ जाएगा सभी के लिए। तो इस तरीके से कि मेजर और मिसलेनियस का एक अलग बना लें आप, कि आपको ये पता रहे कौन सा वेटेज। ये वेटेज के ग्राउंड पे आप करोगे, जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में बताया कि आपको सिलेबस को जानना है तो आपको वेटेज को भी जानना है, एंड उसके क्राइटेरिया पे आप मेजर और मिसलेनियस सब्जेक्ट को कैटेगराइज करोगे। ऑन दी अदर हैंड जब आप अपना स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट समझ रहे हो तो ये आपका पर्सनल असेसमेंट होना चाहिए। आपको खुद किसी से जाके नहीं पूछना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता दो या फिर मेरा वीक सब्जेक्ट बता दो। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा मैम? फिर वही बात है मैम, क्या इंटरेस्ट के बेसिस पे? जी नहीं, आपको अपने नंबर के बेसिस पर देखना है। तो जब आप प्रीवियस पेपर एनालाइज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको सिर्फ देखें ना, आप उससे बेटर जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते जाओ। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहोगे तो अब आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट में मैंने कितना नंबर गेन किया। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2018 से लेकर 2023 के सब्जेक्ट सारे पेपर सॉल्व करते हो। 18, 19, 20, 21, 22, 23, मैं ईयर की बात कर रही हूँ, सेशन की बात नहीं कर रही हूँ। 6 पेपर अगर आपने लगाए और 6 पेपर लगाने के बाद आपने सेक्शन वाइज खुद को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2018 में इतने नंबर आए थे, अभी इतने आ रहे हैं, बीच में इतने आए हैं, सब देख लिया आपने लगातार। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एवरेज अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमसे 20 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर एक बार आपके 10 आए हैं, एक बार आपके 15 आए हैं, एक बार आपके 18 आए हैं, एक बार आपके 16 आए हैं, एक बार आपके 12 आए हैं, तो समझ में ये आ रहा है कि 10 से 20 के बीच में नंबर हमारे हैं। बहुत पुअर भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, एवरेज में चल रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी लाई करता है। इसके बेसिस पर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को समझोगे और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करोगे। ट्राई टू कवर द सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली
कि कुछ चीजें पढ़ी हुई थी वो आई नहीं, कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी वो पूछी जा रही है घूम फिर के, मतलब ऐसी चीजें पूछी जा रही थी। कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये भी था कि क्या ही पूछा, हमने तो कभी पढ़ा भी नहीं था। पढ़ा सब कुछ था आपका, ऐसा नहीं था उस पेपर में कुछ भी ना पढ़ा हो, बस इनफैक्ट जो पैसेजेस थे वो क्वेश्चन पैसेज में भी आपका आंसर मिल रहा था, बट मिक्स दिया था। आप तुरंत एक दो पैसेज के बाद आप ये नहीं बता सकते थे कि हमें पूरा का पूरा पेपर पैसेज में मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चंस पैसेज में मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सब मिक्स मेथड अप्रोच यहाँ पे था, मिक्स्ड पेपर था। तो आपको वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ही लगाना था, आपको बहुत ही क्विकली देखना था। इसीलिए मैंने हमेशा कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चंस देखना, जब क्वेश्चंस देख लेना तब उसके बाद पैसेज पढ़ना। तो पैसेज पढ़ते टाइम अगर आपको क्वेश्चन का कोई भी कीवर्ड मिल जाएगा, विच मीन्स आपको पैसेज में आंसर मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ते टाइम कोई भी कीवर्ड नहीं मिलता है, विच मीन्स आपको अपनी नॉलेज से उसको एनालाइज करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने, मतलब हर एक चीज को कवर करना है। हर एक चीज को कवर करने का क्या मतलब है कि मैम छोटे से छोटे सेक्शंस भी पढ़ने हैं, बड़े से बड़े भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको मेजर चीजें पढ़नी है, माइनर चीजें कवर नहीं करनी है, आपको मेजर चीजें कवर करनी है और अच्छे से करनी है सारी चीजें। जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 का हर एक एस्पेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप आर्टिकल भी पढ़ लें, आप उसका कंसेप्ट भी समझ लें, आप उसके लैंडमार्क केस लॉज भी पढ़ लें, आपने जो डेवलपमेंट मनेका गांधी के केस के बाद से देखा है वो भी आप समझ लें, और प्रेजेंट टाइम पे जो केस लॉज चल रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। ये पूरा मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ कि अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको हर एक तरीके से पढ़ो। एंड प्लीज फोकस ऑन दिस कि केस लॉज को बहुत डीप में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि काफी केस लॉज ऐसे पूछे गए जिसमें ऊपर ऊपर की नॉलेज हमारे काम में नहीं आ रही थी। कई केस लॉज ऐसे थे जो आपने बस इतना पढ़ लिया था, हेल्ड क्या हुआ था, बस उस हेल्ड से लेकर एग्जाम में काम नहीं चल रहा था। तो इसलिए कोशिश करिए कि मेन फैक्ट्स आपको पता हो, जो आर्ग्यूमेंट्स उस केस में हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, और फैक्ट्स तो आप कवर करोगे ही करोगे। सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, जितने भी मॉक्स आप लगा सकते हो। प्लीज ये दिमाग से अपने निकाल दो कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक्स लगाएंगे, ये मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बता रखा है। ये बहुत ही गलत हमारा अप्रोच होता है कि पहले हम सब कुछ पढ़ लेंगे फिर हम मॉक्स लगाएंगे। तब क्या होता है, पूरा साल हम पढ़ते रह जाते हैं और लास्ट में हम जाके मॉक्स लगाते हैं, और उस टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस जब गिरती हुई दिखती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आप साथ में लगाओ। मैंने जैसे कहा पहले आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लो, अब पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद आप एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को, बाद में भी लगाओगे पीवाईक्यूज फिर से। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं लगाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार लगा लिया तो आपको रट गया है। आपको मैं फिर से बोलूँ 2 दिन बाद लगाओगे, अगर आपने एनालाइज नहीं किया होगा ना तो आप फिर वही गलत क्वेश्चन करोगे। तो एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर को तैयारी से पहले, और तैयारी के साथ आपको मॉक्स और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत लगाने हैं। जितनी गाइड जितनी बुक आपके पास है सब कुछ लगाइए। आप जज करिए ही मत कि ये लगाऊंगा तो क्लैट पीजी में काम आएगा और ये लगाऊंगा तो ये काम नहीं आएगा। यू नेवर नो, आपको पढ़ना है, आपको नॉलेज गेन करना है, आपको नहीं पता वहां पे कैसे काम आएगा। देखो एमसीक्यू के पेपर के लिए ना कोई बहुत स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसमें जो भी पढ़ोगे ना सब कम पड़ेगा। स्ट्रैटेजी आपकी जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए होती है, जिसमें होता है कि कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं और किस तरीके से आंसर लिखना है। उसमें अगर हम गलत टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं जो शायद कभी पूछा भी नहीं जाएगा तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। बट एमसीक्यू बेस्ड वाले के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ सकते हो, जितना, इसीलिए मैंने कहा आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर करना है। जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हो आपको उतना डिटेल में उसको पढ़ के कवर करना है, जिससे कि अब आपसे वो गलती ना हो जो इस बार हो गई है। तो मॉक्स को आप साथ में लगाओगे। मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, अनअकैडमी पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे। आप हमारे मॉक्स परचेज कर सकते हो टीम से कांटेक्ट करके, क्या परचेज करने का फंडा है। बाकी अगर मॉक परचेज करिएगा तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10, क्योंकि आप अगर सिर्फ मॉक्स भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे पास 20+ मॉक टेस्ट का पूरा कंपाइलेशन है, तो वो आप ले सकते हो और वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोकस ऑन लीडिंग केस लॉज, लीडिंग केस लॉज पे फोकस करने की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ रिसेंट बोला है ना सिर्फ लैंडमार्क बोला है,
लीडिंग केस लॉस बोल रही हूँ, विच मीन्स उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आते हैं वो सब आपको यहाँ पे कंप्लीट करने रहेंगे। आपको अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर केशवानंद पढ़ना है, सज्जन सिंह पढ़ना है, शंकरी प्रसाद पढ़ना है, तो आपको उसके बाद और भी जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। आर्टिकल 21 में अगर आप ए.के. गोपालन, मनेका गांधी पढ़ रहे हो तो आज की डेट में उसमें और भी जो हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहीं पर राइट टू प्राइवेसी से जो डेवलपमेंट हुआ है, डिग्निटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते हो 23 का पेपर दे रहे हो तो 22 पढ़ लो, 24 का कर रहे हो तो 23 पढ़ लो। नहीं, इस बार 2011 के भी पैसेजेस पूछे गए हैं, 2011 के भी जजमेंट्स पूछे गए हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑन योर पार्ट कि आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर एक केस लॉ उठा के पढ़ो, बट ट्राई कि आप इम्पोर्टेंट एंड मेजर जो हाईलाइट्स रहे हैं। अब ये कैसे मैम पता चलेगा? तो जब आप आगे से जब आप पूरा अपना कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आप आगे से केस लॉस पढ़ रहे होंगे, राइट, लैंडमार्क। बट जब आप रिसेंट में ढूंढोगे तो आप सबसे पीछे से ढूंढना, मतलब 2023 से ढूंढना। अब जब 2023 से आप ढूंढोगे तो उस जजमेंट में जब आप डिटेल में जाओगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा डिटेल में जजमेंट ओपन करके देखो, तो उसमें आप जाओगे तो उसमें कोर्ट जो होती है वो रेफर करती है कई जजमेंट्स को। आप उस टॉपिक पे उस पर्टिकुलर जजमेंट्स को जाके पढ़ो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी मैं YouTube पे ऐसे सेशंस लेके आऊं जिसपे मैं एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी, मतलब अगर मैं एक जजमेंट पढ़ा रही हूँ तो उसमें जितने भी रेफर किए गए हैं मैं उनके बारे में भी बात करूं। मैं पहले भी कई सेशंस ऐसे लेके आई हूँ जिसमें मैंने बात करी है, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस तरीके से आपके लिए सेशंस लेके आ सकूं। तो ये हो जाएगी पढ़ने की केस लॉस पढ़ने का तरीका, एंड मैं आगे और भी डिटेल में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बताऊंगी कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज। जी हाँ, व्हेन यू आर एमिंग क्लैट पीजी तो आपको सरप्राइज के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो क्लैट पीजी एंड एलयू कंसोर्शियम आपके लिए क्या सरप्राइज लेके आता है। तो मेरी जो आपके लिए राय होगी, जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी वो ये होगी कि प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ क्लैट पीजी की तैयारी करो, आप थोड़ा सा अदर एलएलएम एग्जाम्स पे भी फोकस करिए, मतलब एक पंथ दो काज करिए। बहुत ज्यादा आप मत इधर उधर भागो, लेकिन हाँ मैंने क्या कहा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर करोगे तो आपका एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि मैंने वीडियो इससे पहले भी बनाई है जिसपे मैंने और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में बात करी है, जो टॉप 10 एलएलएम एग्जाम्स आपके होते हैं, टॉप 10 या 20 समथिंग, मतलब ऐसे टॉप एलएलएम एग्जाम्स मैंने बनाया था। तो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं और कौन कौन से एलएलएम के एग्जाम्स दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इससे क्या होगा ना कि हम जब एक ही पेपर टारगेट करते हैं तो बहुत ज्यादा पैनिक में हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ये पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, खराब नंबर आ गए तो क्या हो गया। कंपटीशन है, दिस इज वेरी अनसर्टेन, यू नेवर नो ये कैसा रिजल्ट देगा, इसलिए आपके पास ऑप्शंस हमेशा ओपन होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, आप सरप्राइज के लिए रेडी रहो। आप 18 पैसेज भी, सॉरी आप 20 पैसेज का पेपर भी देख चुके हो, आप 12 भी देख चुके हो, आपने इस बार 24 का भी देख लिया। तो मेक श्योर कि आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी हो, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्किल को एनहांस करना है बहुत ज्यादा। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने अच्छे से, न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय आप जजमेंट्स अगर पढ़ोगे ना तो आपका फिर एक मंथ दो काज होगा, जजमेंट का जजमेंट हो जाएगा और रीडिंग भी हो जाएगी, आपकी स्किल भी, रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको मॉक्स लगाने हैं, आपको मेजर और माइनर पे ध्यान देते हुए एक बैलेंस बना के अपने सिलेबस को कवर करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बात करी, बाकी आगे के सेशंस में मैं एक एक एस्पेक्ट पे और डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी बहुत टाइम है आपके क्लैट पीजी 25 के लिए। मेक श्योर कि आप फोकस्ड होके आराम से, अच्छे से, पेशेंस के साथ एक स्ट्रैटेजी बना के उस पाथ पर चलें जिससे कि आप अपना एम अचीव कर पाए। तो जिन लोगों ने इस बार कुछ गलती करी जिसकी वजह से उनका निकलने का चांस नहीं, उनको पता है कि काउंसलिंग में मेरा नहीं हो पाएगा, तो उनको यही कहना चाहूंगी कि अभी से शुरुआत करो। यू हैव मेनी ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस आल्सो फॉर एलएलएम एग्जाम्स, तो आप वो भी दे सकते हो। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपने तैयारी करी है, वो तैयारी आपकी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, तो उसको वेस्ट मत होने दो, उसी में ऐड ऑन करके प्रिपरेशन करो।
मैंने हमेशा कहा है जो स्टूडेंट्स लगातार प्रिपरेशन में रहते हैं उनकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है। प्रिपरेशन इन द सेंस, अगर आप कभी एक पर्टिकुलर पेपर एम नहीं भी कर रहे हो बट आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ना वेस्ट कभी नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आपके मन का NLU मिल जाए। आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो क्लैट PG 2025 एम कर रहे हैं, आपके भाई बहन कोई भी हैं जो एम कर रहे हैं। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।